team. I hope you're doing well. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we'll be talking about how to paraphrase a poem. हम पहले बात कर चुके हैं कि reference to the context को कैसे डील करना है, उसे कैसे लिखना है. There were mainly 3 steps. लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है क्योंकि reference to the context जो है वो भी ग्रेजुएशन तक, अगर आप BS कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं इंग्लिश वगैरह में, तब तक आप इसको डील करेंगे मजबूरन, क्योंकि ये आते हैं पेपर्स में. या फिर आप पैराफ्रेज करते हैं. सो इट्स आल्सो कंफ्यूजन. कुछ दिनों पहले एक मास्टर का बंदा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि पैराफ्रेज कैसे करेंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मेट्रिकुलेशन में भी आते हैं और FSC के लेवल पे भी आते हैं इंग्लिश के पेपर्स में. आप लोग जब किसी पोएम को पैराफ्रेज करते हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपके जहन में होने चाहिए, जो कि शायद हमें नहीं पता. सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने पोएम का टाइटल, मतलब आपने पोएम का नेम और पोएट का नेम मेंशन नहीं करना कि विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहता है, डेफोडिल्स में ये कहता है, सोलिश रीपर में ये कहता है, प्रिल्यूड में ये कहता है, इस तरह जॉन कीट्स ने ये कहा है, शेले ने ये कहा है, शेक्सपियर ने ये कहा है. आपने ये चीजें मेंशन नहीं करनी. पहला पॉइंट ये हुआ. दूसरा पॉइंट आप लोगों के पास ये है कि आपने रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट नहीं देना. आपने सियाक और सबाक पे बात नहीं करनी कि इससे पहले क्या है, इसके बाद में क्या आएगा. एक स्टेंजा दिया गया होगा आप लोगों को एक पोएम का. अगर पूरा पोएम भी है तो आप उसको भी इसी तरह डील करेंगे. ना ही आपने पोएम का नाम लिखना है और ना ही आपने पोएट का नाम बताना है, बल्कि आप खुद उस पोएम में वो शख्स है जो ये कहता है, लिख चुका है, और आप उसको आगे लेके जाएंगे. तीसरा पॉइंट ये है कि ये नहीं कहना कि शायर ये कहता है या ये पोएम ये एक्सप्लेन करता है. मैंने जिस तरह पहले कहा कि शेक्सपियर ने कुछ कहा है कि फ्रॉम फियर इज क्रिएचर विद डिजायर्स इंक्रीज, डिजायर इंक्रीज, इसका पहला सोनेट का पहला कपलेट है. तो आपने ये नहीं बताना कि शेक्सपियर कहता है. पैराफ्रेजिंग में, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में आप ऐसा कहेंगे, शेक्सपियर का हवाला देंगे या सोनेट नंबर 1 2 3 4 5 का. पैराफ्रेजिंग में आप खुद शेक्सपियर है, आप कहेंगे कि जी खूबसूरत लोगों को जल्दी शादी करने चाहिए क्योंकि खूबसूरती बढ़ेगी और हमें इससे फायदा मिलेगा वगैरह वगैरह. तो आप लोग खुद शेक्सपियर बनेंगे. इसके बाद जो पॉइंट है, आप लोगों ने इजी लैंग्वेज लिखनी है और ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो. अगर आप पोएम की बात करते हैं तो पोएम जो है वो लाइंस में लिखा जाता है. आई होप कि आप लोगों को ये पता होगा कि लाइन में और सेंटेंस में फर्क होता है. उधर हम ग्रामर को नहीं देखते. शायर जिस भी अंदाज से लिखना चाहे, वो जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है उसके बीच जो प्रीपोजिशन आर्टिकल्स आते हैं, उसके पहले जो हेल्पिंग वर्ड्स वगैरह आते हैं, एडजेक्टिव्स वगैरह आते हैं, ये उस तरतीब से पोइट्री में नहीं होता. तो आप लोग ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज में पैराफ्रेज करेंगे और इजी लैंग्वेज को भी अपनाएंगे. ग्रामेटिकली भी ठीक हो और इजी भी हो, क्योंकि शायरी की जो जुबान होती है वो कम ऐसे शायर है जो कॉमन मैन का लैंग्वेज इस्तेमाल करता हो, जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ है या दूसरे कुछ होंगे. बाकी अब जिस भी शायर को देखें अंग्रेजी की, वो टफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. मॉडर्न में ये है कि 1900s में 20th सेंचुरी में वो लोग थोड़ा कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उसके आगे जो है आप विक्टोरियन वगैरह में देखें या रेनेसां में देखें तो वो टफ है. तो आपने उसको अपने इजी लैंग्वेज में समझाना है, लिखना है और ग्रामेटिकली वो करेक्ट भी हो. और उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि आपने एक्सप्लेन नहीं करना, आपने जिस सिर्फ रीस्टेट करना है. मैंने पहले भी कहा, आप शेक्सपियर खुद उसमें बनेंगे, शेले बनेंगे, सेडली बनेंगे, कीट्स बनेंगे. आपने ये नहीं कहना कि शेक्सपियर ऐसा करता है या फिर उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है. आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी. आपने सिंपल उसी जुमलों को, उसी लाइंस को अपने सेंटेंसेस की शक्ल में लिखना है, जिसको हम पोइट्री से आपने जाना होगा प्रोस की शक्ल में, नसर की शक्ल में आपने उसको लिखना होगा. द लास्ट पॉइंट इज कि आपने सेम प्रोनाउंस इस्तेमाल करने होंगे जो स्टेंजा में है. आई बिलीव, आई मेट अ पर्सन फ्रॉम एन एंटीक लैंड, जिस तरह शेले कहता है ओज़िमेंडियस में. इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे. तो उसमें शेले खुद कहता है कि मैं मिला. पैराफ्रेजिंग में आप खुद कहेंगे कि मैं मिला एक ऐसे इलाके के शख्स से जो बहुत पुरानी है और साइड पे है और वगैरह वगैरह.
تو آپ نے آئی کا جو پروناؤن ہے آئی ہی استعمال کرنا ہے. اگر کسی کے لیے شاعر نے اشارہ کیا ہے ہی شی اٹ دی یو تو آپ نے اس کو اسی طرح ایکسپلین کرنا ہے. اب آپ لوگوں کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس 9, 10 میں اور ماسٹر تک آپ یہ پوائم پڑھتے ہیں ولیم ورڈزورتھ کی The Daffodils. تو اس کو آپ اس طرح بلر کریں گے کیونکہ میں نے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے. باقی آپ ریفریس کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ I wander lonely as a cloud that floats on high over wells and hills when all at once I saw a cloud, a host of golden daffodils. I walked in solitude like a cloud which walks above the hills and valleys. آپ جس بھی طریقے سے جتنے بھی سیمپل ورڈز جو بھی آپ کی انگریزی کا لیول ہے وہ بگنر ہے, انٹرمیڈیٹ ہے یا ایڈوانس ہے, اپنے لحاظ سے آپ اسے لکھیں گے. And abruptly I saw a bunch of golden daffodils. Those were on the bank of a river. اس طرح beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے اس طرح اس کو پیرافریز کرنا ہے. آئی ہے پروناؤن تو آئی ہی آپ نے لکھنا ہے کیونکہ آپ خود ولیم ورڈزورتھ بنے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ پیرافریزنگ کا سمجھ گئے کہ ہاؤ ٹو پیرافریز اے پوئم. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.